हेलो, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि हम लोगों ने क्लास 11th के पिछले लेक्चर में पढ़ा था रासायनिक संयोजन का नियम, जिसमें हम आप लोग को 5 बताए थे। ठीक है, एक कहे थे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गैलुशैक का नियम और एवोगैड्रो का नियम। ठीक, तो ये पांचों बातें हमारी हो चुकी थी। ठीक है बात। और हमने आपसे कहा था कि जब हम अगला लेक्चर बनाएंगे तो वो मोल कॉन्सेप्ट पे बनाएंगे और उसके साथ में हम प्रयास करेंगे कि मूलानुपाती सूत्र को समझा दिया जाए। ठीक है, चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। आप लोगों को, बहुत लोग को पता भी होगा कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है या मोल अवधारणा क्या होती है। आप लोगों ने क्लास 9th में इसके बारे में पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो जिसका याददाश्त अच्छा है वो भी यहाँ देखे, जिसका नहीं है वो भी यहाँ देखे। देखो, देखिए सुनिए, जैसे अगर हम नॉर्मल बोले कि भाई 1 दर्जन में कितना पीस आएगा, तो 1 दर्जन में 12 पीस आएगा। ठीक, बात समझ में आ रहा है? 1 दर्जन में कितना पीस आएगा? 12 पीस आएगा। आधा दर्जन में कितना आएगा? तो 6 पीस आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बोले 1 मोल, आप समझ रहे हैं? अगर हम बोले 1 मोल, तो 1 मोल में जो परमाणु होते हैं वो होंगे 6.023 इंटू 10 के पावर 23। ठीक है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, इसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो संख्या। ठीक है, तो 1 मोल में जो परमाणु की संख्या होती है वो होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 1 मोल में जो परमाणुओं की संख्या होगी वो कितनी होगी? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब हम बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट है क्या एक्चुअल में। तो देखिए, मोल अवधारणा या मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा। ठीक है, जैसे अभी हम बताएं कि 1 मोल जो होता है वो बराबर होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 परमाणुओं के। ठीक है, तो ये कहां से आया? एक कार्बन का समस्थानिक, जैसे पहले अलग अलग परमाणु मतलब अलग अलग एलिमेंट पर प्रयोग किया गया और फाइनल रिजल्ट ये निकला कि जो कार्बन का समस्थानिक है, कौन सा? तो कार्बन 12। कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, अच्छा अगला बात, समस्थानिक क्या होता है ये भी देख लीजिए। देखिए, समस्थानिक का मतलब होता है जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है, लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है। तो परमाणु क्रमांक समान, तो सम, और स्थान का मतलब परमाणु क्रमांक से होता है। ठीक है, तो सम माने समान और स्थानिक मतलब उसका परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक क्या है? तीनों का सेम है, लेकिन एक होता है 12, एक होता है 13, एक होता है 14। ठीक है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये कार्बन के 3 समस्थानिक हैं। ठीक है बात, चलिए उम्मीद है कि समस्थानिक। अच्छा इधर ये भी देख लीजिए, ये जो इस साइड लिखते हैं ना नीचे, वो हम कहते हैं उसको परमाणु क्रमांक, इसको कहते हैं परमाणु क्रमांक। ऊपर जो लिखा जाता है इसको कहते हैं परमाणु भार। क्या कहते हैं? परमाणु भार। और ये जो है वो तत्व को दिखाते हैं, एलिमेंट का ये सिंबल है, तत्व का सिंबल है, प्रतीक है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को समस्थानिक वाला बात समझ में आया होगा। समस्थानिक मतलब क्या होता है? परमाणु क्रमांक समान होंगे लेकिन परमाणु भार अलग अलग होंगे। ठीक, तो यही कार्बन के समस्थानिक का प्रयोग किया गया। ठीक है, और कार्बन के समस्थानिक का जब प्रयोग किया गया तो ये देखा गया कि जो कार्बन 12 है, अब हम इस पर आ जाते हैं। ठीक है, कार्बन के समस्थानिक का क्या किया गया? प्रयोग किया गया और देखा गया कि क्या है, जो कार्बन 12 है, कार्बन 12 जो समस्थानिक है, कार्बन 12 का जो 12 ग्राम है, ठीक है, कार्बन 12 का जो 12 ग्राम है, ठीक है, वो इसके बराबर है, मतलब वो 1 मोल के बराबर है। ठीक है, तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? 1 मोल। कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु होंगे, ठीक है, उसी को क्या कहा जाएगा? 1 मोल। बात समझ में आ गया है? ठीक है, तो मोल अवधारणा मतलब बेसिकली ये है कि पहले अलग अलग, जाहिर सा बात है डायरेक्ट लोगों को कार्बन 12 के बारे में तो पता होगा नहीं,
तो अलग अलग चीजें लेकर के आए होंगे, हो सकता है हाइड्रोजन पे किए हो, ऑक्सीजन पे किए हो, अलग अलग एलिमेंट पे किए हो, ठीक है। और लास्ट में ये हुआ हो कि भाई कार्बन 12 आया हो निकल करके, और उस कार्बन 12 के 12 ग्राम को जब लिया गया तो वो निकल के आ गया 1 मोल के बराबर, और उसमें जितने परमाणु थे इतने परमाणु थे, ठीक है। अब वो लोग कैसे प्रैक्टिकल किए, कैसे क्या किए, हम लोग को नहीं जानना है, ठीक है। हम लोग को बस इतना जानना है कि 1 मोल में कितने परमाणुओं की संख्या होती है, ठीक। बात समझ आ गया। हम हटते हैं, यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। तो आइए देखते हैं मोल अवधारणा क्या है। बोला है किसी पदार्थ का 1 मोल, कोई भी पार्टिकल हो उसका 1 मोल, उस पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें, अब लाइन आ रहा है, कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं के बराबर, मतलब कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणुओं के कण होंगे, ठीक है, समझा, वही को क्या कहेंगे, 1 मोल, ठीक है। 1 मोल क्या है, कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को 1 मोल कहते हैं। आप चाहे तो हम जो बोले हैं वो भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, ये बुक का है, ठीक है। और जो हम बोल रहे हैं वो बुक ही का बोल रहे हैं, बुक से बाहर तो बोलेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन ठीक है, दोनों जो भी आपको अच्छा लगे लिख लीजिए, ठीक है। किसी पदार्थ का 1 मोल उस पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं के कण होते हैं, ठीक है बात। अच्छा, ये तो हो गया हमारा मोल अवधारणा। अब बात ये है कि हमसे मोल अवधारणा पे क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं, ठीक है, जैसे, तो चलिए हम आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और क्वेश्चन कराने से पहले हम उसका यौगिक का परमाणु क्या कहते हैं उसको, हाँ, यौगिक का द्रव्यमान निकालना सिखा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ये आप लोग नोट करिएगा, इसको मेरेज करना है। चलिए देखिए, जैसे देखिए यहाँ क्वेश्चन है, सॉरी, क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर होता है, मोलों की संख्या बराबर होता है दिया गया भार, मतलब एक बार जो दिया गया होगा नीचे, परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान, ठीक है, या परमाणु का द्रव्यमान, इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास मतलब मास जो दिया रहेगा वो तो रहेगा ही, ठीक है, लेकिन हमको मॉलिक्यूलर वेट निकालना सीखना है, ठीक है, आणविक द्रव्यमान निकालना सीखना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये निकालना सीखेंगे, ठीक है। आप लोग फॉर्मूला नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ मोल को n से दिखाया जाता है, ठीक है, आप लोग फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं हम मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, ठीक है, आणविक द्रव्यमान, सॉरी, मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। जैसे हमको दिया है एक नॉर्मल क्वेश्चन, बोल रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का। अच्छा, आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए आपको जो एलिमेंट है उसका द्रव्यमान याद होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर बता दे रहे हैं कि सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। तो अगर हम NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालें तो कितना आएगा। मॉलिक्यूलर मास मतलब सबके मास को ऐड कर दीजिए, तो हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 63904। तो NaOH का जो मॉलिक्यूलर मास आया वो आया 40। इस तरीके से HCl का निकालते हैं। क्लोरीन का होता है 35.5 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो इसका आ जाएगा 36.5। ये हो गया HCl का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए हमको दे दिया ये H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास, तो देखिए
यहाँ पे हाइड्रोजन का एक होता है, लेकिन सबसे पहले हम उसका नंबर लिखेंगे, ठीक है। सिंगल सिंगल था तो फटाफट लिख दे रहे थे, लेकिन अगर उसके नीचे 2 हो गया, 3 हो गया, तब हम कैसे करेंगे? तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो है कितना ये लिखेंगे, और है कितना ये देखने के लिए उस देखेंगे, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन के नीचे कितना लिखा है, 2, मतलब हाइड्रोजन 2 है। सल्फर के नीचे कुछ लिखा है, सल्फर के नीचे कुछ नहीं लिखा है, मतलब सल्फर 1 है, 1 ही दिख रहा है। ऑक्सीजन के नीचे कितना लिखा है, 4, मतलब ऑक्सीजन 4 है, ठीक है बात। अब इसका वेट लिखेंगे। हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो 1 होता है, सल्फर का होता है 32। देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। ये हो गया 16, ठीक है। 2 1 जा 2, ये हो गया 32, ये हो गया 64, ये हो जाएगा 98, ठीक है। ये हो गया H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास। तो आई होप ये 2-3 एग्जांपल से आपको मॉलिक्यूलर मास समझ में आया होगा। अच्छा एक चीज और कर देते हैं, अगर हम यहाँ 2H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास पूछ ले तो जो संख्या आ गया उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो एक H2SO4 का आप इतना निकाले हैं, अब हटाइए, यहाँ पे 2 लिखा है तो बस इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, तो वो 2 का निकल जाएगा, ठीक है बात। अगर मान लीजिए OH थ्राइस है, ऐसा कुछ है, ठीक है, तब कैसे निकालेंगे? देखिए थ्राइस हो, ठीक है, जैसे थ्राइस होता है तो यहाँ पर क्या होता है, आप इसको बंद करिए, ठीक है। अंदर O 1 है, H भी 1 है, तो 1 1 लिख लिए। अब ये 1 है, ये भी 1 है अंदर। अब बाहर 3 लिखा है तो 3 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया 3, ये हो गया 3, ठीक है, मतलब ये नंबर आया। अब इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 16 और इसका होता है 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा 48, ये आ जाएगा 3। तो इस तरीके से हम करते हैं। अगर उसके नीचे लिखा है तो वो संख्या केवल उसी के साथ होगा, अगर वो यहाँ पे ऐसे सामने लिखा है तो वो संख्या सबके साथ होगा। और ऐसे थ्राइस ट्वाइस लिखा है तो जिसका भी थ्राइस है, जिसका भी ट्वाइस है, वो उसी के साथ रहता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इतनी बातों से आप लोग को मॉलिक्यूलर मास तो निकालना आ गया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। चलिए हमारा जो सवाल था वो था नंबर ऑफ मोल ज्ञात पता करने के लिए। तो n बराबर क्या था, दिया गया भार बटे आणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और ये जो द्रव्यमान निकलेगा वो कंपाउंड का निकलेगा, ठीक है। ऐसे में क्वेश्चन बोले 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या ज्ञात करें, मोलों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए n हो गया बराबर, दिया गया भार कितना है 40 ग्राम, और NaOH का अगर हम निकालेंगे तो सोडियम है 1, ऑक्सीजन है 6, ऑक्सीजन का 1 है, सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, और हाइड्रोजन भी 1 है। इसका परमाणु भार सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, तो अगर 23 16 और 1, इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे तो आ जाएगा 40, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आएगा, फिर ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो 40/40 तो कितना आ गया, n = 1 मोल, मतलब नंबर ऑफ मोल कितना आ गया इसका 1, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, मोलों की संख्या। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको 196 ग्राम H2SO4 है ना, के मोलों की संख्या कितनी होगी। तो अभी हम H2SO4 के मोल पीछे निकाले थे, तो H2SO4 पर आणविक द्रव्यमान निकाले थे तो आया था 98, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू दिया गया भार कितना है 196, इसका द्रव्यमान कितना है 98, इसको काट देंगे 2 4 जा 8, 2 9 जा 8 19, 2 9 जा 18, 2 8 जा, ठीक है। फिर 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, और 7 4 जा 7 2 जा 14, मतलब इसमें नंबर ऑफ मोल आएगा 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का नॉर्मल मेथड है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये बात समझ में आया होगा। तो ऐसे ही किसी का भी मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो आप लोग इसी तरीके से मोलों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है।
तो अब हम बढ़ते हैं, हम आपसे कहे थे कि हम आपको मूलानुपाती सूत्र बताएंगे, ठीक है। मूलानुपाती सूत्र बताने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि जो अणु सूत्र होता है वो कैसे, मतलब किसी का भी अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में क्या अंतर होता है, ठीक है। इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग इस पे क्वेश्चन लगाइए, जो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, आप लोग उसको फोटो क्लिक करके या क्वेश्चन के माध्यम से कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं, ठीक है। हम कमेंट चेक करते हैं और आप लोग को बता देंगे, ठीक है, अगर वो मतलब हम आप लोग भेजें तो, ठीक है। अगर आप लोग क्वेश्चन भेजेंगे तो हम उसको जरूर बताएंगे, बताने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, तो अणु सूत्र, अच्छा ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या होगा, नॉर्मल एक बात पूछे तो ग्लूकोज का अणु सूत्र, तो ग्लूकोज का अणु सूत्र मतलब कि जो उसका फॉर्मूला होता है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये हो गया ग्लूकोज का अणु सूत्र, ठीक। लेकिन अगर हम कहें कि इसी ग्लूकोज का आप मूलानुपाती सूत्र लिखें, क्या लिखें, मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। अणु सूत्र को इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और मूलानुपाती सूत्र को हम इंग्लिश में कहते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो होगा C6H12O6, सबको पता है। और इंपेरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, तो देखिए इसी को जब हम सिंपल लैंग्वेज में लिख देंगे, ठीक है, मतलब सिंपल लैंग्वेज करें, इसी को जब हम एक जैसे हम करके दिखा रहे हैं, देखिए अगर हम 6 कॉमन ले लें, ठीक है, तो 6 कॉमन लेंगे तो ये 1 हो गया, ये H के नीचे 2 हो गया और ये O के नीचे फिर 1 हो गया, ठीक है। तो एक सिंपल रेशियो हो गया, ठीक है, मतलब इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम एक सिंपल रेशियो में क्या किए हैं, लिख दिए हैं, ठीक है। तो जब मॉलिक्यूलर फार्मूला को एक सिंपल रेशियो में लिख दिया जाए तो उसी को हम क्या कर देते हैं, मूलानुपाती सूत्र, ठीक है, बात समझे। तो इंपेरिकल फार्मूला मतलब जो अणु सूत्र है, सॉरी, मतलब जो मूलानुपाती सूत्र है, मूलानुपाती सूत्र जो है वो कुछ और नहीं है, वो है अणु सूत्र ही, वो क्या है, अणु सूत्र ही है, ठीक है, और समझे। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो अणु सूत्र है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, इसी का सिंपल रेशियो क्या है, मूलानुपाती सूत्र है, मूलानुपाती सूत्र है, ठीक है। लेकिन ये अभी इक्वल नहीं है, ये अलग अलग है, ये जैसे यहाँ पे एक कॉमन रेशियो लेकर के तब हम निकालेंगे, लेकिन ये बराबर कब होगा, जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे देखिए इसी में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से यही चीज बन जाएगा। तो किसी नंबर से जब हम मूलानुपाती सूत्र में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो सिंपल रेशियो होगा उसको हम कहेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, सिंपल रेशियो। लेकिन ये इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के इक्वल में तब होगा जब हम इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर मतलब n मतलब होता है कोई संख्या, जब हम इसमें किसी संख्या से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे देखिए ये अणु सूत्र है, इसी को साधारण अनुपात में ये लिखा गया है, ठीक है। तो अणु सूत्र का जो सिंपल रेशियो होता है उसको मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। लेकिन इसी में अगर हम 6 से गुणा कर दें, ठीक है, नंबर से, किसी नंबर मतलब 6 कोई नंबर है, इससे मल्टीप्लाई कर दें तो फिर से यही चीज मिल जाएगा, तब ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये बातें आप लोग को समझ में आई होंगी। आज मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया है, मोल बताया है, मोल अवधारणा बताई है, उसका परिभाषा लिखवाया है, फिर आप लोग को हम यौगिक का भार निकालना बताए हैं, परमाणु द्रव्यमान कर लीजिए या मॉलिक्यूलर मास कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आप लोग को बताए हैं ये मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र के बारे में, ठीक है। अणु सूत्र क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, अणु सूत्र का सिंपल रेशियो क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र होता है। और मूलानुपाती सूत्र में जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो फिर वो अणु सूत्र हो जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, ठीक है। जो अगला लेक्चर हम करेंगे
वो हम इस पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र पर क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ में आया? तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते रहें। धन्यवाद।